के अध्याय 10B के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। सबसे पहले देखते हैं दूरदर्शी की परिभाषा। यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है दूरदर्शी। उस प्रकाशिक यंत्र को जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है। चूँकि इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं, इसीलिए इसे दूरबीन भी कहा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखते हैं बड़ा करके, दूर की वस्तुएं बड़े रूप में इसकी सहायता से देख सकते हैं, इसीलिए दूरदर्शी को दूरबीन भी कहा जाता है। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी क्या है? अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके पहले जब हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि दो प्रकार के लेंसों का उपयोग होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। एक जो वस्तु की ओर होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र की ओर लेंस होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। तो दो प्रकार के लेंस का उपयोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे दूरदर्शी को अपवर्ती दूरदर्शी कहा जाता है। अपवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। जो अपवर्ती दूरदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। दूसरा जो प्रकार है दूरदर्शी का वो है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी क्या है? इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग जिस दूरदर्शी में करते हैं वो परावर्ती दूरदर्शी कहलाती है। तो ये दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी है क्या? जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। अगला जो प्रश्न पढ़ना है हम लोगों को वो है खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं इसी को, और इसी को आकाशीय दूरदर्शी भी कहते हैं। तो इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना है। पहले नंबर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, चित्र कैसे बनता है, ये देखना है। दूसरे नंबर में आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। दो स्थितियों में, पहली स्थिति है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बने, और दूसरी स्थिति है जब अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब बने, और तीसरे बिंदु में अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र। चित्र को देखने के पहले बता दें कि आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। ऐसी दूरदर्शी जिसकी सहायता से आकाश में स्थित पिंडों को देखा जाता है। आकाश में जो पिंड हैं, जो ग्रह हैं, जो तारे हैं, इनको जिस दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है उसे आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। क्योंकि आकाश में जो पिंड हैं उन्हें खगोलीय पिंड भी कहते हैं, इसलिए खगोलीय दूरदर्शी भी इसका नाम है और आकाशीय दूरदर्शी भी इसका नाम है। चित्र कैसे बनेगा? तो चित्र जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में चित्र बनाने का तरीका जो हमने बताया था, वही तरीका यहाँ भी लागू करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये लेंस अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वस्तु AB की ओर स्थित है, ये है वस्तु AB। तो जो वस्तु की ओर जो लेंस स्थित होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है और O से प्रदर्शित किया जाता है। तो वस्तु AB से नियम वही है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और कहाँ से होके गुजरेगी, वो फोकस से होके गुजरेगी। चूँकि वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग करते हैं ना, तो वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए जब लाइनें खींचेंगे तो ध्यान देना है AB से मिलाकर लाइन नहीं खींचना है, AB से थोड़ी दूर से लाइन खींचना है। जो AB वस्तु बनी है उस वस्तु से थोड़ी दूर से रेखा खींचना है, मिला के खींच देंगे तो दूरी निश्चित हो जाएगी। तो दूरी निश्चित नहीं है, बहुत दूरी पर वस्तु रखी है, इसलिए समांतर वाली रेखा या जो दूसरी रेखा खींचेंगे दोनों रेखाएं AB से थोड़ी दूर से खींचेंगे। तो ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश की किरण और नियम के अनुसार ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ऐसे फोकस से होकर ये गुजर जाएगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा कहाँ से जाती है, प्रकाश केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए ये ऐसे सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं, दोनों किरणें इस A1 बिंदु पर मिल रही हैं। तो A1 बिंदु पर इस प्रकार से लंब डाल देंगे A1 B1। तो ये इस प्रकार से AB वस्तु का प्रतिबिंब पहले लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा A1 B1 पर बना दिया जाता है। अब ये जो A1 B1 है जो प्रतिबिंब बना है, ये A1 B1 दूसरे लेंस, ये है दूसरा लेंस जिसको नेत्रिका कहा जाता है। नेत्रिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आँख की तरफ रहता है, जिस तरफ से हमको देखना है, हमारी आँख जिस तरफ होती है उस तरफ ये रहता है, इसलिए इसको नेत्रिका या आई पीस कहा जाता है और ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वस्तु क्या होगी, A1 B1 होगी। जो अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब है वो इसके लिए क्या होगी, वस्तु होगी। तो नियम फिर वही लागू होगा, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और कहाँ से होके गुजरना है, इसको फोकस से गुजरना है। तो हमने बताया था इसके पहले भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जब पढ़ाई थी कि मुख्य अक्ष के समांतर तो ये जाएगी, लेकिन अभी फोकस से होकर इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, इस प्रकार से प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। हो गई। अब क्या करना है, चूँकि दोनों किरणें इस तरफ से आगे निकल गई, कहीं भी मिल नहीं रही हैं, तो मिलेंगी कहाँ, तो मिलाने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये जो रेखा छोड़ दी थी इसको अब यहाँ से ऐसे बनाएंगे और यहाँ से फिर इसको डॉट लाइन से ले जाते हुए यहाँ तक लाएंगे और ये जो रेखा है इसको भी डॉट लाइन से यहाँ तक लाएंगे। तो दोनों रेखाएं इस बिंदु A2 पर मिल जाएंगी, मतलब A2 पर इसके द्वारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो नेत्रिका के द्वारा A1 B1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, A2 B2 पर बन जाता है। तो देख सकते हैं चित्र में AB जो वस्तु थी उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, A2 B2। हम लोगों को A1 B1 प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये दूरदर्शी के अंदर बनता है। हम लोगों को कौन सा दिखाई देगा, ये A2 B2। तो AB का इतना बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 के बराबर प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो इसके पहले जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ाई थी तब भी इसी प्रकार का चित्र बना था, सेम यही चित्र था। अंतर क्या है, अंतर उसमें ये है कि यहाँ पर ये जो रेखाएं हमने मिलाई नहीं हैं उसमें वहाँ पर मिला दी थी, और दूसरा अंतर ये है कि उसका ये जो पहला लेंस था ये छोटा था, जो अभिदृश्यक था वो क्या था, छोटा था, और इसका अभिदृश्यक बड़ा है। तो ये ध्यान रखना है, इसका अभिदृश्यक बड़ा रखना है, किसका अभिदृश्यक, आकाशीय दूरदर्शी का, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक छोटा रखना है। बाकी चित्र वही है, तरीका वही है, सब चीज़ें वही हैं बनाने की। इसके अलावा हमने उसमें बताया था कि आप चाहें तो ये FO UE और नीचे ये D या FE वगैरह ये जो लिखे हैं इनको चाहें तो आप ना लिखें तो भी काम आपका चलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चित्र बना है।
दो चीज़ें और यहाँ पर देखना है। एक तो चूँकि वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण की आवश्यकता होती है। जब आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण की आवश्यकता होती है। तो वस्तु कहाँ है? वस्तु है ये ए बी। तो इसके द्वारा बनने वाला दर्शन कोण कौन सा होगा? ये यहाँ पर ये जो अल्फ़ा लिखा है ये अल्फ़ा होगा इस वस्तु ए बी के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण। और यही रेखा चूँकि इस तरफ यहाँ तक आई है ऐसे, तो ये वाला जो कोण होगा ये भी अल्फ़ा होगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए दोनों के मान बराबर होंगे। इस तरफ यदि अल्फ़ा होगा तो उस तरफ भी चूँकि वही रेखा गई है, उन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में उस तरफ भी कोण बन रहा है, तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए इस तरफ अल्फ़ा है तो उस तरफ भी अल्फ़ा लिख देंगे। दूसरा अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है? अंतिम प्रतिबिंब ये A2B2 है, तो इसके द्वारा बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर ये बीटा कोण हो जाएगा। तो ध्यान देना है, वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा होगा और प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा होगा, ये ध्यान रखना है। ये जो चित्र बनाया है ये पहली स्थिति के लिए चित्र है। आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, चित्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरी स्थिति कौन सी है? अनंत पर बने। तो हमने बताया था अनंत के लिए यदि आपको चित्र बनाना है, तो यदि आपको ये चित्र बनाना आता है तो इसी से आप अनंत वाला चित्र बना सकते हैं। कैसे बनाना है? आपको अनंत वाले चित्र में ये A2B2 नहीं बनाना है, और ये दोनों रेखाएं जो यहाँ मिला दी हैं इनको मिलाना नहीं है। ऐसे एक दूसरे के समांतर करके आपको छोड़ देना है। एक दूसरे के समांतर कर देंगे मतलब अनंत पर मिलेंगी वो, मतलब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यदि ये चित्र बनाना आता है तो इसी से अनंत वाला बना सकते हैं। आपको केवल A2B2 नहीं बनाना है और दोनों लाइनों को समांतर कर देना है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इस चित्र में कहीं भी A2B2 नहीं है। यहाँ पे बना था ना A2B2, तो A2B2 नहीं है इस चित्र में, और दोनों रेखाओं को क्या कर दिया है? समांतर कर दिया है। तो इस प्रकार से अनंत वाला चित्र बना देना है और लिख भी देना है नीचे, चित्र जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब ये तो थे चित्र। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की परिभाषा वही है जो सूक्ष्मदर्शी के लिए पढ़ी थी। थोड़ा सा अंतर है। सूक्ष्मदर्शी में जो हर में जो लिखते हैं, हर में लिखते हैं वस्तु जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, उस स्थिति में अंतरित कोण या उस स्थिति में निर्मित दर्शन कोण। बटे में यही लिखते हैं ना सूक्ष्मदर्शी वाले में। इसमें दूरदर्शी में बटे में ये नहीं लिखना है, बटे में सीधा सीधा लिखना है वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण या वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। सूक्ष्मदर्शी में लिखते थे बटे में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और इसमें डायरेक्ट लिखेंगे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। हमने पहले ही बताया था कि अंतरित कोण की जगह पे आप दर्शन कोण लिख सकते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। नीचे लिख सकते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को हमने पहले ही बताया था, m से प्रदर्शित करते हैं तो m हो जाएगा। ऊपर लिखना है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। चित्र में हमने बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बन रहा है वो बीटा है, तो यहाँ पर बीटा लिख देंगे। और बटे में लिखना है वस्तु द्वारा निर्मित कोण, तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण चित्र में हमने बताया था अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। मतलब m बराबर बीटा बटे अल्फा आ जाएगा। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, देखो यहाँ पर लिख दिया है m बराबर बीटा बटे अल्फ़ा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं m बराबर बीटा बटे अल्फ़ा, इन दोनों लाइनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि सभी में हमने बताया था लिखते हैं, चूँकि अल्फ़ा और बीटा के मान बहुत कम हैं इसलिए अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा और बीटा बराबर tan बीटा रखने पर। ठीक है,
तो अल्फ़ा की जगह पे टेन अल्फ़ा और बीटा की जगह पे टेन बीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम की जगह पे एम आ गया, बराबर में बीटा की जगह पे देखो टेन बीटा हो गया और टेन अल्फ़ा की जगह पे टेन अल्फ़ा हो गया। मतलब एम बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फ़ा हो गया और समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब चूंकि टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान निकालना है तो टेन अल्फ़ा का मान कहाँ से निकलेगा, उस त्रिभुज से निकलेगा जिसमें अल्फ़ा कोण बन रहा है, और टेन बीटा का मान कहाँ से निकलेगा, उस त्रिभुज से निकलेगा जिसमें बीटा कोण बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं टेन अल्फ़ा। ठीक है, टेन अल्फ़ा का मान किस त्रिभुज से निकलेगा, देखो तो अल्फ़ा कोण एक तो इस तरफ बन रहा है, लेकिन इस तरफ त्रिभुज पूरा नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे आके लाइन समाप्त हो गई, तो इस तरफ त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो उसके जस्ट दूसरे तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में भी अल्फ़ा कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज A1 B1 O, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। इस त्रिभुज में अल्फ़ा कोण बन रहा है तो टेन अल्फ़ा का मान निकालेंगे। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ये जो त्रिभुज लिया है इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, लंब होगा A1 B1 और आधार क्या होगा OB1। तो ये इस प्रकार से टेन अल्फ़ा का मान निकल आएगा, टेन अल्फ़ा बराबर A1 B1 बटे OB1। अब टेन बीटा का मान निकालना है। टेन बीटा का मान निकालने के लिए उस त्रिभुज को लेंगे जिसमें बीटा कोण बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है बीटा कोण, ये बन रहा है, देखो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये बीटा कोण यहाँ पर इस त्रिभुज में बन रहा है। त्रिभुज का नाम हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगा नाम, A1 B1 E। इस त्रिभुज को लेंगे A1 B1 E में, फिर से वही टेन बीटा का मान निकलेगा, बीटा कोण बन रहा है इसलिए टेन बीटा का मान, टेन बराबर फिर से वही लंब बटे आधार। इस त्रिभुज का लंब क्या होगा A1 B1 और आधार क्या होगा EB1। ध्यान देना है कि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है, इसलिए EB1 लिखेंगे, B1E नहीं लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने चित्र में निकाल के बताए थे मान, वही मान निकले हैं। देखो यहाँ पर त्रिभुज A1 OB1 से टेन अल्फ़ा का मान निकाल लिया और दूसरे त्रिभुज से टेन बीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के मान कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है, जिसमें m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो m की जगह पे m आ गया, ऊपर टेन बीटा का मान रखना है और नीचे टेन अल्फ़ा का मान रखना है। तो मान रखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब A1 B1 से A1 B1 कट जाएगा, क्या बचेगा, m बचेगा, बराबर में बटे के बटे में OB1 है तो OB1 ऊपर आ गया और EB1 बटे में है तो बटे में EB1 आ गया और समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 2 में OB1 और EB1 ये दो मान आए हैं, इन दोनों मानों को चिन्ह पर पाटी लगाकर निकालना है। तो चिन्ह पर पाटी लगाने के लिए सबसे पहले चित्र को देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं OB1 और EB1 का मान चाहिए ना। तो OB1 क्या है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है OB1। O है प्रकाश केंद्र, किसका प्रकाश केंद्र, अभिदृश्यक लेंस का, और B1 मतलब प्रतिबिंब। पहले लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब है। तो O है प्रकाश केंद्र और B1 है जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो OB1 बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखा जाता है, किस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, ये अभिदृश्यक लेंस के लिए, यहाँ पर ध्यान देना है ना। तो O लिख दिया अभिदृश्यक के लिए, O लिख दिया O फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और किस दिशा में नाप रहे हैं, दाएं हाथ की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए कैसा होगा, ये धन का होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जितनी भी सूक्ष्मदर्शी होती हैं उन सभी सूक्ष्मदर्शियों में जितनी भी दूरदर्शी होती हैं उन सभी दूरदर्शियों में ऐसा माना जाता है कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाता है, उसके फोकस पर बनाया जाता है। ठीक है। तो चूंकि ये दूरदर्शी है और दूरदर्शी का नियम जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको VO ना लिखकर क्या लिखना पड़ेगा, FO लिखना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी V की जगह पे फोकस दूरी F यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि फोकस पे बन रहा है वो। ठीक है। जितनी भी दूरदर्शी हैं सभी दूरदर्शियों में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ऐसा माना जाता है। किस लेंस के द्वारा? अभिदृश्यक लेंस O के द्वारा। अब दूसरा मान कौन सा निकालना है? EB1 का मान निकालना है। तो ये EB1 क्या है, चित्र में देखते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक EB1, ये इतना यहाँ तक। E क्या है? नेत्रिका का प्रकाश केंद्र। और B1 है इसके लिए वस्तु। चित्र बनाते समय हमने बताया था पहले लेंस के लिए A1 B1 प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए A1 B1 क्या है? वस्तु है। तो EB1 क्या कहलाएगी? वस्तु की दूरी कहलाएगी। और वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। किस लेंस के लिए है? नेत्रिका के लिए, इसलिए सफिक्स में E लिखेंगे। E फॉर आई पीस, नेत्रिका। किस दिशा में नाप रहे हैं? नेत्रिका से बाएं हाथ की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए कैसा होगा? माइनस का होगा। तो ये इस प्रकार से EB1 का मान आ गया माइनस का UE। तो ये दोनों मान इस प्रकार से निकालना है। जैसा कि अभी चित्र में मैंने आपको मान निकाल के बताए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो चिन्ह पर पाटी लगाकर OB1 का मान FO लिखा गया है देखो, और EB1 का मान माइनस UE लिखा है। तो उसी प्रकार से निकाल के लिखा गया है ये। अब इन दोनों मानों को कहाँ रख देंगे? ऊपर ये समीकरण 2 आया है इसमें रख देंगे, इसी के लिए मान निकाल रहे थे ना। तो इस समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो m की जगह पे m आ जाएगा, बराबर में OB1 का मान FO हो गया, EB1 का मान माइनस UE हो गया। ठीक है। अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं, m बराबर माइनस जो नीचे लगा था उसको ऊपर लगा दिया, माइनस का FO बटे में UE। तो ये इस प्रकार से समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समीकरण 3 आया है इसमें कोई भी बिंदु का नाम शेष नहीं बचा है। बिंदु का नाम मतलब कहीं भी A, कहीं भी B, A1 B1 या O E इस प्रकार के दिख रहे हैं क्या मान? नहीं दिख रहे हैं ना। तो बिंदु के नाम या बिंदु के मान जब इस प्रकार से गायब हो जाएं m के मान में से, तो हमने बताया था कि इस स्थिति में पहली स्थिति लागू करना है। जैसे ही m के मान में कोई भी बिंदु शेष ना बचे तो फिर पहली स्थिति लेना है। पहली स्थिति कौन सी है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये यहाँ पर देखो पहली स्थिति ले ली जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। हमने बताया था कि ये जो स्थिति है इस स्थिति में 3 मान लिखने पड़ते हैं। ठीक है। 3 मान कौन कौन से लिखने पड़ते हैं? U का मान, दूसरा मान किसका लिखना पड़ता है? V का मान, और तीसरा मान किसका लिखना पड़ता है? F का मान। ये 3 मान इस स्थिति में लिखने पड़ते हैं। हमने इसके पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जब पढ़ाई थी तो बताया था कि जैसे ही ये स्थिति लागू करेंगे तो चूंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए अब जो भी मान निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? नेत्रिका के लिए निकालेंगे। तो जब सभी मान नेत्रिका के लिए निकालना है तो U ना लिखकर क्या लिखेंगे? UE लिखेंगे। ठीक है। तो U बराबर UE हो गया। और F ना लिखकर क्या लिखेंगे? FE लिखेंगे, मतलब F बराबर FE हो गया। और V का मान हमने बताया था कि V का मान सभी के लिए -D होगा। क्यों होगा -D? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब D दूरी पर बन रहा है।
तो इसीलिए v बराबर d हो गया। माइनस का क्यों हो गया, तो चित्र में देख सकते हैं, चित्र में अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के बाएं हाथ की तरफ बन रहा है, इसलिए माइनस का d। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि v का मान हमेशा क्या होगा, माइनस का d होगा। और u की जगह पे u ही हो जाएगा, f की जगह पे f ही हो जाएगा, क्योंकि सभी मान नेत्रिका के लिए निकालना है। अब u और f ये दोनों में अभी चिन्ह परपाटी लागू नहीं की गई है। तो u क्या है, u है प्रतिबिंब की दूरी। चित्र में देख सकते हैं नेत्रिका के लिए u क्या है, वस्तु की दूरी है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने गलत बता दिया था। u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो चित्र में देख सकते हैं कि जो वस्तु है वो नेत्रिका के बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए u का मान कैसा होगा, ऋण का होगा, मतलब u बराबर माइनस u ही होगा। और f है फोकस दूरी। तो नेत्रिका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो इसीलिए f बराबर प्लस का f ही होगा। तो इस प्रकार से ये u, v और f इन तीनों मानों को यहाँ पर लिखना है, आपको इसमें लिख लेना है, इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लेना है कि इस स्थिति में u बराबर माइनस यू ई, v बराबर माइनस डी और f बराबर f ई, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, ये तीनों मान निकालने पड़ते हैं इस पहली स्थिति में। इन तीनों मानों को कहाँ रखेंगे, नीचे नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र लिखा हुआ है उसमें रख देंगे। ये देखो, ये नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र लिखा हुआ है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें वो तीनों मान निकालना है जो मैंने लिखने के लिए कहे हैं, तो उन तीनों मानों को इसमें रख देंगे, है ना। तो 1/f की जगह पे 1/f ही हो जाएगा, f का मान f ही है, क्योंकि बराबर में 1/v, v का मान माइनस डी रख दिया, देखो, माइनस 1/u, u का मान माइनस u ही रख दिया, देखो, मैंने u, v और f के मान रख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, माने प्लस का 1/u ही हो जाएगा। ये प्लस का 1/u ही यहीं रहने देते हैं, माइनस का 1/d इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ये जो माइनस का 1/d है उसको कहाँ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर जब लाएंगे तो माइनस का 1/d, देखो यहाँ पर प्लस का 1/d हो गया, और प्लस का 1/f ही पहले से लिखा है। ठीक है, और बराबर के उस तरफ क्या बचेगा, 1/u ही प्लस का बचेगा, माइनस का था ना, तो माइनस माइनस का प्लस हुआ, तो प्लस का 1/u ही, तो प्लस का 1/u ही के बराबर में मान निकल आएगा। ये जो 1/u ही का मान आया है इसको कहाँ रखना है, इसको समीकरण 3 में रखना है। हमने बताया था मान कहाँ रखते हैं, पहली स्थिति जहाँ से चालू होती है उसके पहले वाले समीकरण में। तो पहली स्थिति कहाँ से चालू हुई थी, समीकरण 3 के बाद, तो समीकरण 3 में ये 1/u ही का मान रख देंगे। अब जो समीकरण 3 है उसमें क्या लिखा है, तो उसमें देखो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं। समीकरण 3 में लिखा है m बराबर माइनस FO और बटे में u ही लिखा है, तो बटे में जो u ही है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/u_e लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो दिखने लगा 1/u_e, तो इस 1/u_e की जगह पे हम लोगों को समीकरण 3 में मान रखना है। तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे, देखो तो m की जगह पे m आ गया, बराबर में माइनस का FO आ गया, और 1/u_e का मान देखो ये गुणा में आ गया, ये जो मान ब्रैकेट में लिखा है 1/u_e का मान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो m की जगह पे m आ गया, ठीक है, अब FO की माइनस FO की जगह पे माइनस FO लिखा है यहाँ पर, बटे में जो 1/f ही था उसको कॉमन ले लिया, तो बटे में 1/f ही को जब कॉमन लेंगे तो FO के बटे में f ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पीछे वाला जो पद था उसमें 1/f ही लिखा था, तो 1/f ही जब कॉमन हो गया तो 1 बचा, देखो यहाँ पर, और 1/d वाले पद में f ही नहीं है बटे में, तो बटे में f ही नहीं है मतलब गुणा करना पड़ेगा, उल्टा होता है ना, यदि भाग से कॉमन ले रहे हैं तो गुणा करना पड़ता है, और यदि गुणा से कॉमन ले रहे हैं तो भाग करना पड़ता है, कब, जब उसमें वो पद ना हो। तो 1/d वाले पद में 1/f ही नहीं है, इसीलिए f ई का इसमें क्या कर दिया, 1/d वाले पद में गुणा कर दिया।
तो ये इस प्रकार से ये समीकरण 4 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ध्यान देना है, समीकरण 4 में ब्रैकेट के अंदर से 1/FE कॉमन लिया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया। अब दूरदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, तो हमने पहले ही बताया था, नली की लंबाई का मतलब होता है कितनी लंबी है वो दूरदर्शी। क्योंकि दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी जो है उसके एक किनारे पे अभिदृश्यक होता है और दूसरे किनारे पर नेत्रिका लेंस होता है। तो नली की लंबाई यदि निकालना है मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक एक किनारे पे होते हैं। तो नली की लंबाई देखो यहाँ पर निकाली गई है, तो यही लिखा है देखो इसमें OB1 प्लस EB1। ऐसे ही किस में लिखा था, ऐसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी नली की लंबाई लिखी थी। OB1 का मान कितना है, FO, और EB1 का मान कितना है, UE है। हमने बताया था कि नली की लंबाई जब लिखेंगे तो इसमें जो EB1 का मान है वो माइनस का होता है, लेकिन माइनस का नहीं रखना है, अपन को यहाँ पर प्लस का रखना है, तभी नली की लंबाई पूरी निकल पाएगी। ठीक है ना। तो नली की लंबाई लिखते समय ध्यान देना है, OB1 और EB1 के मान जो ऊपर निकाले थे उनको जब यहाँ पर रखेंगे तो EB1 के मान में जो माइनस है उसको माइनस नहीं लिखना है बल्कि प्लस लिखना है, क्योंकि माइनस लिखेंगे मतलब घट जाएगी पहले से, है ना, नली की लंबाई। लेकिन घटाना नहीं, हमको दोनों को जोड़कर लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखते हैं। दूसरी जो स्थिति है वो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, हमने पहले भी कई बार बताया है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस पे रखी हो। मतलब वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। वस्तु चूँकि फोकस पे रखी है तो वस्तु की दूरी u को फोकस दूरी f के बराबर लिख सकते हैं। इनके साथ में e क्यों लिख दिया, क्योंकि सभी मान किसके लिए निकालना है, नेत्रिका के लिए। हमने बताया था कि जैसे ही हेडिंग चालू होगी तो सभी मान नेत्रिका के लिए निकालना है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा बनता है। तो ये UE बराबर FE जो आया है इसको कहाँ रखना है, वही हेडिंग स्टार्ट होने के पहले वाले समीकरण में, मतलब समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो M की जगह पे M आ जाएगा, बराबर में FO की जगह पे FO लिखा है, और UE की जगह पे देखो मान आ गया FE। तो M बराबर माइनस FO बटे FE यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये समीकरण 5 आ जाएगा। इस स्थिति में नली की लंबाई, तो इस स्थिति में नली की लंबाई वही हो जाएगी FO प्लस FE। तीसरी जो हेडिंग यहाँ पर पढ़ना है, तीसरी हेडिंग है अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए जो शर्तें हैं वो कैसे बताते हैं, हमने बताया था कि दो हेडिंगों के अंतर्गत दो आवर्धन क्षमताएं निकलती हैं। पहली हेडिंग रहती है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो उस स्थिति में जो M का मान आएगा उसको ले लेंगे। उस क्या आया था मान, माइनस FO बटे FE, ब्रैकेट में आया था 1 प्लस FE बटे D, यही आया था ना पहली हेडिंग के अंतर्गत मान। ठीक है, और दूसरी हेडिंग के अंतर्गत मान आया है M बराबर माइनस FO बटे FE। तो ये जो दो मान निकलते हैं दो हेडिंगों में, इन दोनों मानों में क्या कॉमन है ये देखते हैं। तो दोनों मानों में FO बटे FE कॉमन है। दोनों जो आवर्धन क्षमताएं निकली हैं दोनों हेडिंगों में, इनमें क्या कॉमन है, इनमें FO बटे FE कॉमन है। मतलब इन्हीं दोनों पर M का मान निर्भर करेगा। M का मान मतलब आवर्धन क्षमता का मान निर्भर करेगा। अब तरीका क्या है, तो सीधा सीधा तरीका है, जो मान अंश में लिखा है वो M के अनुक्रमानुपाती है, और जो मान हर में लिखा है वो M के व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, और व्युत्क्रमानुपाती में व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर चूंकि FO अंश में लिखा है, ये M के अनुक्रमानुपाती है, तो M का मान यदि अधिक चाहिए तो FO का मान भी अधिक होना चाहिए। F मतलब फोकस दूरी, O मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक। F का मतलब फोकस दूरी है और O का मतलब ऑब्जेक्टिव है, अभिदृश्यक है। तो इसका मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। क्यों,
m का मान अधिक होने के लिए, आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए। Fe बटे में लिखा है, भाग में लिखा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब है Fe का मान कम होना चाहिए। F मतलब फोकस दूरी, E मतलब आई पीस नेत्रिका, तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आवर्धन क्षमता अधिक चाहिए। ठीक है, तो दोनों जो सूत्र हैं उसमें FO बटे FE कॉमन था, उसी आधार पर अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें यहाँ पर बता देना है। तो ये इस प्रकार से आपको ये निकालना है, ध्यान देना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी है ना, इन दोनों के व्यंजक लगभग एक जैसे हैं, चित्र भी एक जैसे हैं। चित्र में थोड़ा सा अंतर है, हमने पहले बता दिया है, लेंस का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से आवर्धन क्षमता में भी निकालने में भी थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए ध्यान देना है, अच्छे से इसको पढ़ना है।